मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और हम लोग बात करेंगे आज यूपी स्पेशल पार्ट 2 पर। ये पार्ट 2 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मैंने लिखा है। यहाँ पर मैं लिखा है यूपी जीके का अब कोई प्रश्न नहीं छूटेगा आपको, और आपका रिजल्ट हुआ पक्का, यानी इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन यूपी स्पेशल का नहीं बचेगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चनों के साथ इसकी व्याख्या पे ले जा रहा हूं आज पार्ट 2 पर आपके, इसलिए सब लोग आप अंत तक बने रहेंगे और कोई विद्यार्थी इस वीडियो को छोड़ करके अंत तक नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊंगा आपको कि मैं जो पढ़ाई की पंचायत, हमारा जो आपका प्लेटफॉर्म है, आज की पंचायत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहा हूं आपसे। मैंने आपके लिए एक पहला प्रश्न बनाया है, थोड़ा यहाँ पर निम्नलिखित में से यूपी की सबसे पहली राजधानी कौन सी रही है। तो मैंने लिखा है क्या है, आगरा है, क्या ये प्रयागराज है, क्या ये लखनऊ है, क्या ये कानपुर है। थोड़ा सा मैं कल इसका जो पहला पार्ट पढ़ाया था, तो कल मैंने यूपी की राजधानियां पढ़ाई थी आपको, तो उसमें यूपी की राजधानी पढ़ाने के क्रम में मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक मैंने डेट गलत लिख दिया, उसको आप सही कर लेंगे आज। उस क्रम में आगरा की जो स्थिति है, जो पहले राजधानी बनी वो 1836 में बनी है, वो गलती से कल मैंने 1936 बोल दिया, सही कर लेंगे उसको। और प्रयागराज वो 1958 बोल दिया है, मैंने यहाँ सही कर लेंगे उसको, वो 1858 है, वेरी मोस्ट है, आप सही कर लेंगे। इस क्रम में जो पहली राजधानी है वो कौन सी हमारी, वो आगरा है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। इसका मतलब वो यूपी की सबसे पहली राजधानी कौन सी है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आगरा है। इसके बाद लखनऊ राजधानी कब बनी, तो आप देख लेना, लखनऊ पहले आंशिक राजधानी बनी 1920 में, और उसके बाद लखनऊ को जो पूर्ण राजधानी का दर्जा मिला है वो 1935 में मिला है। और मैं कल भी चर्चा कर चुका हूं उसके ऊपर आपके, कि लखनऊ को पूर्ण राजधानी कब बनाया है, इसको आप ध्यान रखेंगे आप लोग। वो बनी आपको 1935 में आपके, हालांकि आंशिक राजधानी 1920 में बन चुकी थी। तो आगरा, प्रयागराज और उसके बाद लखनऊ। मैं दूसरा क्वेश्चन बनाया आपके लिए, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूपी के सीएम रहने के बाद देश के पीएम बनने में सफल कौन रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी वो कौन कौन व्यक्ति हैं जो यूपी के आपके सीएम भी रहे और फिर बाद में वो व्यक्ति पीएम बनने में सफल रहे आपके। ये मैंने आपकी स्क्रीन में यहाँ डाले क्वेश्चन, आपके यहाँ देखेंगे सारे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में यहाँ सामने दिखाई दे रहे होंगे आपको, यानी कौन कौन से हैं वो जो पीएम भी रहे और सीएम भी रहे, सामने दिखाई दे रहा है आपको। यानी पहले वो पीएम रहे और बाद में वो व्यक्ति आपके सीएम बनने में सफल रहे आपके। यहाँ देखिए सामने को, थोड़ा सा निगाहें आपकी हटेंगी नहीं। कौन सा व्यक्ति है जो पीएम रहा है, यहाँ पर ये बाद में देखिए, पहले शुरुआती दिनों में क्या रहे हैं आपके, वो शुरुआती दिनों में आपके वो सीएम रहे हैं आपके। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, हल्का सा यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट लेके जा रहा हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर। पहले वो सीएम रहे, ये रहा, तो कौन है, क्या वो बीपी सिंह है, क्या वो कल्याण सिंह है, राजनाथ सिंह है, चरण सिंह है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें दो ऐसे व्यक्ति हैं जो यूपी के सीएम भी रहे, बाद में वही व्यक्ति यूपी के पीएम बनने में सफल रहे। इस क्रम में एक चौधरी चरण सिंह है, कल भी मैंने दिया था, इसको थोड़ा खोल नहीं पाया था, आज खोल रहा हूं। और दूसरे इस क्रम में बीपी सिंह है, इसका मतलब हुआ, इसका उत्तर सही कौन सा हुआ, यानी चौधरी चरण सिंह एक, और आपके ये तीसरे नंबर पर कौन है, हमारे बीपी सिंह। इसका सही उत्तर क्या है, सी हमारा, यानी ये सही उत्तर है। आपके कूट में दिया है मैंने आपको, यहाँ से इसको सही कर लेंगे। इस क्रम में मैंने आपके लिए तीसरा क्वेश्चन बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके, उसको आप लोग सब लोग नोट डाउन करते जाएंगे। मैंने पीछे बताया कोई विद्यार्थी बिना नोटबुक के नहीं बैठेगा, बिना पेन के नहीं बैठेगा। जितने क्वेश्चन मैं बोलता जा रहा हूँ, हल्का लाता जा रहा हूँ, उन सबको आप उतारते जाएंगे। और आपको लग रहा है ऐसा कहीं दिक्कत है तो कमेंट करेंगे मेरे पास, मैं उसको दोबारा बताऊंगा आपको, और साथ साथ आप मेरे साथ चलते रहेंगे। इनमें से कौन यूपी का सीएम, ये क्वेश्चन है आपके, कौन यूपी का सीएम नहीं रहा है, कौन यूपी का सीएम नहीं रहा, इनमें से कौन है। क्या वो संपूर्णानंद है, क्या वो जीबी पंत है, क्या वो वीर बहादुर सिंह है, क्या मोतीलाल वोरा है, इनमें से कौन है। शायद आपको देख के लग रहा होगा यहाँ से मैंने ये सारे क्वेश्चन यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था से, जो राजनीतिक प्रणाली हमारी, वहां से दिए हैं। इनमें से कौन है जो यूपी का सीएम कभी नहीं रहा है। आप जानते हो यूपी के पहले सीएम कौन है, पहले सीएम जेबी पंत है। कौन है ये, पहले हैं, कौन है ये गोविंद बल्लभ पंत है, ये मैंने लिख दिया, ये पहले हैं गोविंद बल्लभ पंत। इसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद, ये दूसरे आएंगे आपके इस क्रम में, आपके दूसरे स्थान पर जो हमारे सीएम बने आपके डॉक्टर संपूर्णानंद। वीर बहादुर सिंह बाद में हमारे सीएम बने, लेकिन मोतीलाल वोरा इसका सही उत्तर है। मोतीलाल वोरा ये कभी भी सीएम नहीं बने, मैं लिख दिया आपको, मोतीलाल वोरा यूपी के सीएम कभी नहीं रहे। मोतीलाल वोरा यूपी के राज्यपाल रहे, गवर्नर रहे हैं। मैं आपको अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं, आप सब लोग इसको नोट डाउन करते जाएंगे। मेरा अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है यहाँ से, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सब लोग सामने को देखेंगे आप लोग। ये मैंने अगला क्वेश्चन बनाया आपके लिए, इनमें से वह व्यक्ति कौन रहा जो यूपी का राज्यपाल रहने के बाद में देश का राष्ट्रपति बना, ये बाद में देश का राष्ट्रपति भी बना है, मतलब वो व्यक्ति राज्यपाल भी रहा है और बाद में वो राष्ट्रपति बना यूपी का। तो इस क्रम में कौन हो सकता है वो, क्या वो वरा वेंकट गिरी है, क्या वो के आर नारायणन है, या वो
शंकर दयाल जी हैं या वो रामनाथ कोविंद हैं। तो कुछ बच्चों में मानो तुरंत उत्तर आ गया, वो एक ही व्यक्ति है हमारे, वो नाम क्या है, वराह वेंकट गिरी, ये नाम है आपके। ये व्यक्ति वही हैं जो यूपी के राज्यपाल भी रहे और बाद में प्रदेश के राष्ट्रपति बने। आपको पता होगी ये देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये देश के क्रम में अगर बात करेंगे आप लोग तो देश के चौथे राष्ट्रपति हैं, अगर आप ध्यान होगा तो आप लोगों को। अगर वराह वेंकट गिरी की राज्यपाल की तौर पर बात करोगे यूपी में, तो थोड़ा सा मैं आपको यही इसको बता देता हूं, सब लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और इस अच्छे क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर मैं यहीं पर थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं आपको, सब लोग उतार लेंगे इसको यहाँ से। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, यहाँ कर लेंगे क्लियर, मैं यहाँ कर देता हूं इस क्वेश्चन को। जो वीवी गिरी हैं, वीवी गिरी यूपी के कौन से नंबर के राज्यपाल रहे, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ये 5वें नंबर के राज्यपाल, कौन से नंबर के, 5वें नंबर के ये राज्यपाल रहे और ये इन्होंने जो कार्यकाल है वो 1957 से 60 तक कार्यकाल रहा है यहाँ पर। आपकी जानकारी के लिए बात बताता हूं, अगर यूपी की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं तो यूपी के पहले पुरुष राज्यपाल कौन है, यानी कि जो पुरुष के तौर पर कौन है, तो अपना विधु भूषण मलिक। यानी पहली अगर सरोजिनी नायडू जी हैं, सरोजिनी नायडू है पहली यूपी की, ये पहली है, कौन है ये पहली है इस क्रम में। तो आप बताएंगे जो दूसरे पुरुष हैं क्या बताएंगे, विधु भूषण मलिक, ये आपको इसको थोड़ा लिख लेंगे यहां से, विधु भूषण मलिक ये दूसरे नंबर के यहाँ पर, पहले नायडू जी हैं और दूसरे हैं, और जो वीवी गिरी हैं ये 1957 से 60 तक और यूपी के राज्यपाल रहे और 5वां नंबर था। मैं आपको आगे इसी श्रृंखला में, चूंकि मैं राष्ट्रपति बात नहीं कर रहा हूं, आगे बात करूंगा आप लोगों से अगली सीरीज में, मैं बात कर रहा हूं यहाँ क्वेश्चन आंसर पर, चूंकि यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूं तो फिलहाल मैं यूपी स्पेशल पर ही बात करूंगा आप लोगों से। ये अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, और इस क्रम में जो अगला क्वेश्चन वो है, इनमें से कौन ऐसा संविधान सभा का सदस्य रहा जो यूपी का गवर्नर बनने में भी सफल रहा बाद में आपके, यानी वो संविधान सभा का मेंबर भी है, ये आप बताएंगे वो संविधान सभा का मेंबर भी है, बाद में वो यूपी का राज्यपाल भी बनाए। तो आप बताएंगे क्या वो हिदायतुल्लाह है या मौलाना हसरत मोहानी है या कृपलानी जी हैं या फिर वो के.एम. मुंशी हैं, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो आपकी जानकारी लिए बताता हूं आपको वो कौन है, वो आपके ये है, मैं यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा, ये मैंने थोड़ा समझाने के लिए बड़े में लिख दिया आपको ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। इसको यहाँ पर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ये वही व्यक्ति हैं जो कि संविधान सभा में शामिल रहे और ये वही व्यक्ति हैं जो भीमराव अंबेडकर की जो ड्राफ्ट कमेटी बनी है उसमें वो सदस्य थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, और ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ड्राफ्ट कमेटी का मतलब होता है मसौदा समिति, यानी कि मसौदा समिति को हम प्रारूप समिति भी कहते हैं, उसके ये सदस्य थे। 7 सदस्यों में से माणिकलाल मुंशी भी एक थे, ये यूपी के राज्यपाल है। और आपकी जानकारी लिए बताता हूं, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी यूपी के, यही बताया जा रहा आपको, यूपी के यह चौथे राज्यपाल थे। कौन से राज्यपाल थे, चौथे गवर्नर थे, चौथे राज्यपाल थे। यह जानकारी आपको अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। 1952 से लेकर के और 57 तक ये यहाँ के राज्यपाल रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी चौथे राज्यपाल रहे यूपी के, और पहले सरोजिनी नायडू हैं, दूसरे विधुभूषण मलिक हैं, तीसरे एचपी मोदी नाम के व्यक्ति हैं, उसके बाद चौथे हैं वो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी हैं, और 5वें वीवी गिरी है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा करी है। मैं आपको पुनः उन्हीं क्वेश्चन ले चलता हूं जो मैंने श्रृंखला आपके लिए बनाई है इन क्वेश्चनों की। इन क्वेश्चनों समझाने क्रम में मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताने वाला हूं आज आपके, इसको आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6वां है यहाँ पर। और ये 6वें क्वेश्चन में यूपी का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा जिला, कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, क्या वो हापुड़ है, भदोही है, शामली है, नोएडा है। इन क्वेश्चनों में चर्चा इसलिए कर रहा हूं मैं आपसे क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों की व्याख्या मैंने अगले चरण में कराई है, इसलिए करा रहा हूं। वो मेरी जो व्याख्या है अभी जो करा रहा हूं आपको, ये सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे, इसलिए मैंने कहा आप अंत तक बने रहेंगे, इस वीडियो को छोड़ेंगे नहीं, और सारे क्वेश्चन आपको मेरी अगली वाली जो विश्लेषणात्मक व्याख्या है वहां से मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको। तो सही उत्तर है आपके हापुड़, इसको आप लोग लिख लेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो अगला क्वेश्चन है इस श्रृंखला का, वो अगला क्वेश्चन मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ये वाला क्वेश्चन अगला, यहाँ पर ये 7वां क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है आपके, यूपी के सहारनपुर से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है, कौन से राज्य की, हरियाणा की, हिमाचल की, उत्तराखंड की या राजस्थान की। तो हरियाणा की सीमा स्पर्श करती है, उत्तराखंड की सीमा स्पर्श करती है, हिमाचल की करती है, लेकिन राजस्थान की सीमा स्पर्श नहीं करती है, ये मैंने बता दिया आपको।
यानी कि सहारनपुर से, जो सहारनपुर राज्य है हमारा, उससे 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, मैं लिख दिया यहां पर, ठीक है, राजस्थान की नहीं करती है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है मैंने, उत्तर प्रदेश का वह जिला 3 ओर से, कितनी ओर से, 3 ओर से एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सामने देख रहे हो आप लोग, वो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, यानी चारों ओर से मध्य प्रदेश ने कवर कर रखा है उसको। तो आप बताएंगे वो कौन सा जिला है जिसको इसने कवर कर रखा है। यहां दिखा देता हूं मैं आपको, इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से ऊपर कर देता हूं और आप बताएंगे क्या वो सोनभद्र है, क्या वो ललितपुर है, या झांसी या जालौन। तो आप बताएंगे वो जिला और कोई नहीं बल्कि ललितपुर है। कौन सा है वो ललितपुर है, जो कि 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा हुआ है आपके, किससे, आपके घिरा है आपके मध्य प्रदेश से। ये एमपी माने मध्य प्रदेश है। यहां पर आप चाहें तो इसको ऐसे करके शॉर्ट में मध्य प्रदेश कर सकते हैं। क्या नाम है उसका, ललितपुर है। अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहीं से निकाला है इस सीरीज का, ये अगला क्वेश्चन है हमारा, और अगला क्वेश्चन यहाँ है, मैं आपको इसी पे लेके जा रहा हूँ पे। ये क्वेश्चन अगला मेरा, ये 9वां क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों के लिए ये 10 क्वेश्चन बनाए। यूपी के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य, दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा, दक्षिणी बिंदु को यूपी के। ये सारा विश्लेषण मेरे व्याख्या में अभी थोड़ी देर में आने वाला है, कुछ ही पलों के बाद। तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ वो राज्य है जो दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करता है, और वो क्षेत्र कौन सा है, सोनभद्र। कौन क्षेत्र है वो, सोनभद्र क्षेत्र है। और यूपी का सर्वाधिक नम भूमि माने वेटलैंड इलाका, जो कि दलदली क्षेत्र होता है, नमी से युक्त होता है, आर्द्रता से युक्त होता है, वो कौन सा जिला है आपके सबसे ज्यादा सर्वाधिक नम युक्त भूमि कौन सी है, क्या वो गोरखपुर है, क्या वो देवरिया है, या पडरौना। तो सही उत्तर है आपके सोनभद्र, ये सही उत्तर है आपके सोनभद्र, अंडरलाइन कर लेंगे। अब आपको मैं इन क्वेश्चनों को जो मैंने श्रृंखला कराई है आपको, यहां से थोड़े से क्वेश्चन कराए, लेकिन इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आपको कि कितना महत्वपूर्ण पार्ट है एग्जाम के लिए। और मैं आपको लेके चल रहा हूं यहां पर पार्ट 2 में उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना एवं जलवायु। आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है, आप सब लोग बने रहेंगे। और मैं इसी पार्ट 2 में चर्चा कर रहा हूं इन क्वेश्चनों के बाद। क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखे ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये क्वेश्चन आपके इस तरह के आएंगे। कई बार बच्चों ने मुझसे कहा कि सर पहले प्रश्न क्यों लिखे, मैंने इसलिए लिखे ताकि मैं ढांचा खड़ा कर सकूं कि आपके एग्जाम में इस वाले पार्ट से इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये यूपी स्पेशल है, अभी यूपी पैट के लिए, सिपाही के लिए, एसआई के लिए, और यूपी के जितने एग्जाम है, यहां तक कि पीसीएस के लिए ये उपयोगी क्वेश्चन होंगे आपके। और मैं कह रहा हूं आपसे, यहां से बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं लेके चलूंगा आपको यूपी की ग्लोब पर स्थिति क्या है, ये पार्ट है। तो यूपी ग्लोब पर स्थिति है, ये 23.5 यहां से 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक, यानी 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक यहां पर ये उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश पर है। और 77 डिग्री 77 डिग्री 05 मिनट से, यानी हम कहेंगे 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक ये पूर्वी देशांतर पर यूपी की स्थिति है जो ग्लोब पर बनी हुई है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे। मैं पहले कह चुका हूं कोई विद्यार्थी बिना नोटबुक पेन के नहीं बैठेगा, इसको उतारते रहेंगे आप लोग यहां साथ साथ। इसके अलावा मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से कि यूपी की जो स्थिति है वो इस क्रम में कैसी स्थिति है, आकार कैसा है यूपी का। तो आप बताएंगे यूपी का जो आकार है वो, यूपी का आकार कैसा है, वो लंबवत है। कैसा आकार है, वो लंबवत आकार है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बात करूंगा, क्षेत्रफल दृष्टि से यूपी का देश में कौन सा स्थान है, सबको पता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधी बात है। और वो कौन सा स्थान है, वो इस क्रम में चौथा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है। पहला कौन सा है, राजस्थान, दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश, तीसरा कौन सा है, महाराष्ट्र। इनको रट लेंगे, रट लो, भूलना नहीं है। यूपी देश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान के बाद कौन सा है, मध्य प्रदेश है। फिर कौन सा है, महाराष्ट्र है। और चौथे स्थान में कौन सा आता है, यूपी आता है। आपको मालूम होगी 2 जून 2014 से पहले जब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय यूपी का स्थान 5वां था। लेकिन 2 जून 2014 को जैसे ही आंध्र प्रदेश का विभाजन तेलंगाना नाम के एक अन्य राज्य से हुआ, तेलंगाना नाम का नया राज्य बना, तो यूपी का स्थान हो गया चौथा। और इस क्रम में आप बता देंगे, पहला राजस्थान और फाइनली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और चौथा स्थान किसका है, आपका यूपी का है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के अंदर। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके चलूंगा आपके यहीं से। सब लोग सटीक तरीके से बने रहेंगे, बिल्कुल भी निगाह नहीं हटनी चाहिए। आपके निगाहें बिल्कुल बोर्ड की ओर बनी रहेंगी, आपकी सबकी निगाह सामने हटनी नहीं चाहिए। ये यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले में बता रहा हूं आपको,
यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, अभी मैं राज्य की बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा हूं यूपी के अंदर वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। मैं यहां बात कर रहा हूं डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो क्या लखीमपुर खीरी। तो क्रम में बता रहे हैं, इस क्रम में पहला स्थान किसका है, लखीमपुर खीरी का, उसके बाद दूसरा स्थान किसका है, सोनभद्र का, तीसरा स्थान किसका, हरदोई का। तो इसको लखीमपुर खीरी नंबर 1 पर है, सोनभद्र नंबर 2 पर है और हरदोई नंबर 3 पर है। इसको अंडरलाइन करके इंपोर्टेंट कर लेंगे और लिख लेंगे। वो पूछ रहा है इस क्रम में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यूपी का। हम लोग यूपी की बात कर रहे हैं, तो आप बताएंगे हापुड़। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, हापुड़ इस क्रम में पहले स्थान पर है और हापुड़ के बाद दूसरा स्थान गाजियाबाद का है और इस क्रम में तीसरा स्थान आपके भदोई का है। इसको आप क्रम से अंडरलाइन कर देंगे। वो पूछेगा ज्यादा से कम की ओर, कम से ज्यादा की ओर, बड़ा आएगा तो लखीमपुर खीरी बताएंगे और छोटा आएगा तो हापुड़ बताएंगे। बड़ा कौन है, लखीमपुर, छोटा कौन सा है, हापुड़। इंपॉर्टेंट है लखीमपुर खीरी, मैंने एक साथ बता दिया। वहीं पर हमारा यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, क्या नाम है उसका, दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हम आगे चर्चा करेंगे, बाद में आगे चलेंगे जब। इस क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊंगा यूपी में जो यूपी की जो जलवायु है, जो बात कर रहा हूं जलवायु पर और यूपी के जो भौगोलिक संरचना पर, जो मैंने बात की आपसे स्टार्टिंग में, यहाँ पर जो सेकंड पार्ट में, ये बहुत विस्तृत नहीं है, बहुत संक्षिप्त में बात कर रहा हूं, लेकिन आप इसको सटीक तरीके से मैं विश्लेषित कर रहा हूं इसको। ये ऐसा विश्लेषण है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा, उत्तरी जिला पूछ रहा है, तो आप बताएं कौन सा उत्तरी जिला है, सहारनपुर है। कौन सा है वो सहारनपुर जिला है और ये वही सहारनपुर है जो कि हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। यानी कि हिमाचल प्रदेश से किसकी सीमा लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश सीमा लगी हुई है आपके सहारनपुर की। यानी कि अगर हमें हिमाचल जाना है तो सहारनपुर होकर जाएंगे, सहारनपुर की सीमा हिमाचल को स्पर्श करती है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो बताएंगे सोनभद्र, जो कि किसे स्पर्श करता है, यहां कर देंगे छत्तीसगढ़ को। किसको करता है, छत्तीसगढ़ को ये स्पर्श करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट कर देंगे यहां से। इसके अलावा मैं लेके चलूंगा आपको यहीं से, इसका अगला जो पार्ट बताऊंगा मैं आपको, जो हमारी जो भौगोलिक संरचना है जो यूपी की, उस क्रम में यहां पर आएंगे। ये यहां पर यूपी के सीमावर्ती कौन कौन क्षेत्र है, तो आपको पता है 8 राज्य हैं और 1 यूटी है। 8 राज्य, 8 राज्य कौन से, उत्तर से चले हम लोग तो उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पूर्व में चले गए झारखंड और मध्य में आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये 8 राज्य ऐसे हैं जो यूपी की सीमा को स्पर्श करते हैं। रट लेंगे, रट लो, क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन आता है यूपी की सीमा से कौन सा राज्य नहीं लगा हुआ है, इसको आप रट लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इसको रट के जाएंगे। एकमात्र यूटी कौन सी, दिल्ली। यूटी माने होता है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी को हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट भी है। यहां से मैं आपको अगले चरण में ले जाऊंगा। इसी में सोनभद्र जिले से लगे राज्यों की सीमा कितनी है, सोनभद्र से, तो आप बताओगे 4 राज्य हैं जो सोनभद्र से लगे हुए हैं। कितने राज्य हैं, वो 4 राज्य हैं, 4 राज्य हैं जो सोनभद्र से लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बीआर माने बिहार, और जेके माने जम्मू कश्मीर नहीं है, जेके माने झारखंड लिखा है मैंने, वो JNK है। ये जेके लिखा है, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं वो देख लेना। ये झारखंड से मेरा मतलब है यहां पर, और बिहार से मतलब मेरा यहां बिहार से है, और छत्तीसगढ़ से सीधे मतलब ओके, यहां पर छत्तीसगढ़ से मेरा मतलब है, और यहां मतलब मेरा मध्य प्रदेश से। मैंने आपको ये लिख दिया, इसको उतार लेंगे। ये 4 क्षेत्र हैं जो सोनभद्र से लगे हुए हैं। इस क्रम में मैं अगर आपको आगे लेके जाऊंगा तो यही बताऊंगा कि यूपी की सर्वाधिक सीमा, यहां लिखा है यूपी की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगी हुई है, तो आप बताएं यूपी की सर्वाधिक सीमा किससे लगी हुई है, मध्य प्रदेश से। लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश से यूपी के कितने राज्य लगे, कितने जिले लगे हुए हैं, तो आप बताएंगे जो जिलों की संख्या है मध्य प्रदेश से जिलों की, तो आप बता देंगे यूपी कितने जिले हैं, वो 11। कितने जिले हैं वो 11 जिले हैं। ये यूपी के 11 जिले जो कि मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। और सबसे कम सीमा हमारी किससे लगी हुई है यूपी की, ये लगी हुई है आपके हिमाचल प्रदेश से। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे यहां से भी। इसके अलावा जो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल के साथ हमारी कितनी सीमा रेखा है, तो आप बताएंगे इसको नेपाल के साथ हमारी कितनी सीमा रेखा, यहां बता देंगे इसको। थोड़ा सा मैं इसको यहां आपके लिए यहां कर देता हूं इसको। आपके नेपाल के साथ हमारी सीमा रेखा कितनी है आपके, तो 579 यहां पर कर देंगे इसको 5। ये रहा, मैं थोड़ा सा यहां से इसको पेन के ले लेता हूं। 579 किलोमीटर है ये। अब क्वेश्चन आएगा नेपाल से यूपी के कितने जिले सटे हुए हैं, तो आप बताएंगे नेपाल से यूपी के ज्यादातर बच्चों को मालूम होगी यहां पर फिर भी नहीं मालूम है,
तो मैंने वो आपके लिए सातों जिले यहाँ लिख के बताए आपको, वो 7 जिले आकर कौन से हैं। ये 7 जिले कौन से हैं? नेपाल से हमारे कितने जिले लगे हुए हैं? 7 जिले लगे हुए हैं। एक पीलीभीत है, एक लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। ये 1 2 3 4 5 6 7 सातों आपको दिखाई दे रहे हैं। 7 जिले जो नेपाल की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं यहां से। इसके अलावा मैं आपको लेके चलूं, अगर आपके इस क्रम में आगे जो यूपी की हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो ज्योग्राफिकल हमारा स्टेटस है यूपी का, आपके मैं अगर वहां आपको बढ़ाऊं आगे तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश हरियाणा के बीच वो कौन सी नदी है जो कि सीमा निर्धारण करती है। क्या करती है? वो सीमा निर्धारण करती है। क्या करती है? वो सीमा निर्धारण करती है। मैं यहां बता दूं थोड़ा सा, वो कौन सी नदी है जो सीमा निर्धारण कार्य कर रही है, आप बताएंगे। तो आपके लिए मैं यहां बताता हूं, वो एकमात्र नदी कौन सी है? वो यमुना है। कौन सी है? वो यमुना नदी है। कौन सी नदी है? वो यमुना नदी है। इंपॉर्टेंट कर लेना, कौन सी नदी है? यमुना, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अभी आपको मालूम हुआ हरियाणा में जो हथनी कुंड बैराज है, वहां से कुछ पानी छोड़ा गया, उसका जो दुष्प्रभाव है, और वो छोड़ना मजबूरी भी थी वहां की हरियाणा सरकार की, दुष्प्रभाव दिल्ली में भी देखा गया और आपके यूपी के क्षेत्रों में देखा गया, और उसके चलते कई क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो गए। कौन सा बांध है? वो हथनी कुंड बैराज है। बांध का हथनी कुंड बैराज है जो हरियाणा में स्थित है, और उसमें जो पानी कहां से आता है? यमुना नदी का। मैं आपको लेकर चलूंगा यूपी की सबसे उत्तरी भाग की जो पतली पट्टी है, उसे क्या कहते हैं आपके? तो आप बताएंगे उसे क्या कहते हैं? उसको, उसे यूपी की जो सबसे उत्तरी पतली पट्टी है उसको क्या कहते हैं? उसे भाबर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसे भाबर प्रदेश कहते हैं। यहां बताता हूं क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, हिमालय का अगर उत्तरी भाग, अगर मैं उसका निर्माण के आधार विभाजन करूं तो आप मालूम होगा आप लोगों को कि हिमालय, क्यों मैं हिमालय नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर भी बता रहा हूं, उत्तर में ग्रेट हिमालय, सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर आपके आउटर हिमालय। आउटर हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में उसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय। बाहरी हिमालय को शिवालिक हिमालय बोलते हैं। तो शिवालिक हिमालय गिरिपाद में जो क्षेत्र शुरू होते हैं, सबसे पहले कौन सा इलाका आएगा? भाबर इलाका, उन्हें बोलते हैं भाबर प्रदेश। रट लेंगे, कौन से आएंगे? भाबर प्रदेश आएंगे। और भाबर के बाद कौन सा आएगा? तराई प्रदेश। कौन सा आएगा? तराई प्रदेश, ये आएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और तराई के बाद क्या आएगा? बांगर प्रदेश। कौन से प्रदेश? बांगर। और उसके बाद आएगा आपके खादर प्रदेश। मैंने ये चारों प्रदेश लिख दिए आपके यहां से। खादर प्रदेश, ये पूरे उत्तर भारत की स्थिति बता दी मैंने आपको, ये प्रदेश लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये प्रदेश के माध्यम, क्षेत्र कह लीजिए, प्रदेश कह लीजिए, यानी भाबर, तराई, बांगर और खादर। और मैं एक लाइन बताऊं, जो कंकड़ पत्थर वाले मैदान होते हैं वो भाबर होते हैं, जो दलदली क्षेत्र होते हैं वो तराई होते हैं, और जो ऊंची भूमि के क्षेत्र होते हैं जब बारिश का पानी हर साल नहीं पहुंच पाता है वो बांगर होते हैं, और जब बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है वो खादर प्रदेश होते हैं। इन पर चर्चा मैं आपको आगे जाके ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां करूंगा। लेकिन हमारे यहाँ पतली पट्टी ऊपर की ओर क्या कहलाएगी? भाबर, यानी कि कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र, जो कंकड़ीले पथरीले हैं, जो अनुपजाऊ हैं। और तराई प्रदेश वो होते हैं जहां पानी लबालब रहता है, जो धान की खेती के लिए और गन्ने की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके जाऊंगा थोड़ा सा। यहीं पर ये यूपी का जो पाठ चल रहा है आपका भौगोलिक वाला, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको तो वहां विस्तार से इस पर चर्चा बारी बारी से करूंगा आप लोग। यहां से ये रहा यूपी का सबसे जो नम भूमि क्षेत्र है, कौन सा? नम वेटलैंड इलाका। कौन सा है? वो सबसे कम पूछ रहा है वो आपसे। तो अगर यूपी का सर्वाधिक पूछेगा तो सोनभद्र है, और सबसे कम पूछेगा तो बागपत और हाथरस है। ये ज्यादा आएगा तो सोनभद्र, और कम आएगा तो बागपत और हाथरस बताएंगे। अब कह रहा है मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं यूपी हमारे यहाँ? तो गंगा भी है, यमुना भी है, शारदा भी है, रामगंगा भी है, राप्ती भी है, गंडक भी है। ये कुछ मेन मेन नदियां हैं, इन पर चर्चा मैं नदियों वाले पाठ में करूंगा। लेकिन थोड़ी सी आज चर्चा कर देता हूं, क्योंकि आज समय भी है और थोड़ा हल्का दस्तूर भी है बात करने का विषय पर, और ये मैं यूपी की बात कर ही रहा हूं, थोड़ा सा या प्रकाश डाल देता हूं इस पर, जो आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप अभी से करेंगे तो एग्जाम आते आते कंप्लीट आपका ये तैयार हो जाएगा पोर्शन आपको, और आपका काफी कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे आप लोग। गंगा में ये वाला पार्ट, गंगा में जो बाईं ओर से नदी आ रही है, लेफ्ट साइड से कौन कौन नदी आ रही है? तो रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये तीनों नदियां वेरी मोस्ट है। घाघरा नदी वही है जो कि बिहार के छपरा में, कहां पर? बिहार के छपरा में गंगा से मिल जाती है। कौन सी नदी है? वो घाघरा है। और इसी घाघरा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ है, घाघरा का युद्ध, जो मुगलों और अफगानों के मध्य लड़ा गया, जो बाबर ने लड़ा है और अफगानों ने लड़ा था, महमूद दोदी उधर से था, और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और युद्ध हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
29वां युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आगे चर्चा करूंगा इस पर। आपके फिलहाल मैं युद्धों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, एक अगला सीरीज लेकर आ रहा हूं आपको, उसमें मैं कुछ ऐसे युद्धों की चर्चा करूंगा जहां से एक भी युद्ध बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, उसे आपको केवल रटना भर है, वहां से बात करूंगा मैं आपसे। इसके अलावा दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं आपके गंगा में, वो यमुना है, दाईं माने राइट साइड, राइट साइड टॉन्स नदी है, चंद्रप्रभा है और कर्मनाशा है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बात बताता हूं, जो यमुना नदी है, यमुना, इस यमुना का जो उद्गम बिंदु है यहाँ पर थोड़ा सा कर लेंगे, वो बंदर पुंछ है। कौन सा है वो बंदर पुंछ है, ये स्थान है आपके बंदर पुंछ नाम का। ये कहां पर है? उत्तराखंड में ये वाला बंदर पुंछ, और यहीं पर यमुनोत्री हिमनद है, वहां से निकलती है और इसकी लंबाई है जो आपके यमुना की, वो लगभग आपके 1373 किलोमीटर मानी जाती है लंबाई इसकी आपके। और ये गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, बड़ी नदी है गंगा की आपके। कर्मनाशा नदी के बारे में बताता हूं इसको। इस नदी के बारे में कहा जाता है, ये ऐसी नदी है जिस नदी के बारे में कहा जाता है कि इस नदी में, नदी के तट पर युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? यहां बताता हूं, चौसा का युद्ध हुआ था। कौन सा? चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो डेट थी हमारी 1539 में, ले देता हूं थोड़ा सा, ये वाला यहां बताता हूं कौन सा युद्ध है, वो चौसा का युद्ध है, जो कि हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया था 1539 में। और इस नदी को एक अभागी नदी कहा जाता है, कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। ये ऐसी पापनी नदी कही जाती है क्योंकि लोग इसका पहले पानी भी नहीं पीते थे, कर्मनाशा नदी का। मैं आपको विस्तार चर्चा करूंगा इसको ऐसी नदी क्यों कहा जाता है, इसमें कहानी भी है, वो सुनाऊंगा आप लोगों को बाद में। लेकिन कर्मनाशा नदी के तट पर युद्ध हुआ था चौसा का, जो कि हुमायूं, ये मैं लिखा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको, हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। और शेरशाह को यहाँ विजय मिली, और शेरशाह यहाँ शेर खां से शेरशाह हो गया, और उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और राज्य पर कब्जा किया। फिर उसके बाद और लंबी कहानी है, 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा। हम लोग इतिहास में युद्धों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो यूपी स्पेशल की बात कर रहे हैं। जब मैं यहाँ आऊंगा आपके यूपी पर, तो वहां बात करूंगा आपसे, तो स्पेशल वहां से ये वाला। ये गंगा में जो आपके नदियां हैं, मैं लिखा है कुछ नाम गंगा के, गंगा का कुछ नाम है यहाँ पे हमारे यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। भागीरथी कहते हैं, सुरसुरी कहते हैं, पद्मा कहते हैं, और जाह्नवी कहते हैं, और देव नदी। ये गंगा के कुछ नाम है, इनको रट लेंगे, कई बार इनके आने की संभावना है यहाँ से। इसके अलावा आपके जो यमुना के जो मैदान हैं यहाँ पर, इसके बाद थोड़ा बताया था आपको, यहाँ से यहाँ बताया था आपको, ये वाला एक यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में। यमुना के मैदानों में आने से पूर्व इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, आप बताएंगे कौन कौन सी नदी मिलेंगी इसमें आपके, तो इसको यहाँ अंडरलाइन करेंगे, सब लोग उतार भी लेंगे। मैदानों में आने से पूर्व कौन कौन नदियां मिलती हैं? एक नदी है टॉन्स नदी, एक गिरी नदी और एक आसन नदी। ये तीन नदियां हैं जो यमुना में आकर मिलती हैं, महत्वपूर्ण तीनों नदियां, और ये यमुना की सहायक भी हैं, टॉन्स, गिरी और आसन ये। और यमुना में प्रवेश करेंगी एक जगह फैजाबाद, ये अयोध्या नहीं है, ये सहारनपुर का छोटा सा स्थान है फैजाबाद, यहीं पर यमुना यूपी में प्रवेश करती है, यहां प्रवेश करती है। ये प्रवेश करती है कहां पर आपके, मैं लिखे ऊपर लिख रहा है, एंट्री करती है फैजाबाद में। ये अयोध्या नहीं है, फैजाबाद एक स्थान है जो कि सहारनपुर में स्थित है। और नोएडा के पास बाईं ओर से कौन सी नदी मिलेगी आपके, यहां कर देता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए, इसी को कर देता हूं अलग से, यहां थोड़ा बताता हूं आप लोगों को। ये यहां सब लोग देखिए सामने की ओर, निगाहें सामने रहेगी। बाईं ओर से कौन सी नदी मिलेगी? हिंडन नदी मिलेगी। ये हिंडन नदी महत्वपूर्ण है, किसमें आपके नोएडा के पास मिलेगी। और इसी हिंडन के किनारे एक हड़प्पा कालीन स्थल है। कौन सा स्थल है? एक हड़प्पा, मैंने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाया यहाँ पर। हड़प्पा कालीन स्थल क्या नाम है उसका? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी, कैसा सबसे पूर्वी स्थल है। इसको भी आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ये वाला आलमगीरपुर। इसके अलावा जो पंचनदा नाम का स्थान है, ये इटावा, औरैया और जालौन के बॉर्डर पर स्थित है। कौन सा? पंचनदा। यहीं पर दाईं ओर से कौन सी नदी मिलेगी? सिंध नदी मिलेगी, सिंध और चंबल, ये दोनों नदियां यहां के मिलेंगी कहां पर? पंचनदा नामक स्थान पर, जो कि इटावा, औरैया, जालौन का बॉर्डर पड़ता है, इंपॉर्टेंट है यहां से। इसके अलावा आप बात करेंगे यहीं पर आपके, मैं आपको और लेके जाऊंगा, हल्का ऊपर लेके जाऊंगा, ये रहा, ये मैं यहीं पर लेके जाऊंगा, और आप लोग इसको नोट डाउन भी करेंगे और इसको कुछ महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन भी करते जाएंगे। जैसे यमुना में जो आपका ये जो हमीरपुर, जो यूपी का क्षेत्र है, कौन सा? हमीरपुर, यहाँ दाईं ओर तो कौन सी नदी मिलेगी? बेतवा मिलेगी। और बांदा के पास ये बांदा क्षेत्र है, यहाँ केन नदी मिलेगी। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं एक बात समझाने के लिए कि यमुना की, चूंकि मैं नदियां नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन चूंकि यूपी की बात चल पड़ी है यहाँ पर,
तो थोड़ा सा बताया तो आपको, एक लाइन में अगर कह दूं इसको पूरे को निचोड़ में कह दूं अगर आपसे, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये यमुना है, यमुना की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं वो केन नदी, यहां से बताता हूं, जो केन नदी, बेतवा, चंबल, सिंध, जिसे आप काली सिंध भी कहते हैं, जिसे आप काली सिंध भी कहते हैं, ये रहा इसको सिंध भी। मैं कहता हूं इसको कौन बनेगा करोड़पति, मैं कहता हूं केबीसी कहता हूं इसको, केबीसी कहता हूं। ये केन, बेतवा और चंबल और सिंध अलग से कर रखा है, केबीसीएस कर दिया है आपको, यानी आप बता देंगे केन, ये केन, बेतवा, चंबल और सिंध, ये यमुना क्या है, ये सब सहायक नदियां, क्या है ये सहायक नदियां हैं, इनको आप रट लेंगे, ये सहायक नदियां यमुना की, इंपॉर्टेंट है काफी। इसके अलावा थोड़ा सा इसका मैं विस्तार में नहीं जाते हुए आपको संक्षिप्त में बताने प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएं। यूपी के लगभग 20 जिलों से होकर के यमुना गुजरती है, आपके कितने जिलों से गुजरती है, 20 जिलों से, और अंत में ये नदी कहां मिल जाती है, प्रयाग में मिल जाती है। प्रयाग में जाकर के संगम का निर्माण करती है गंगा के साथ, वहां यमुना और गंगा से मेल होता है और इसका संगम हो जाता है कहां पर, प्रयागराज में, और त्रिवेणी बनती है। यूपी की जलवायु कैसी अगर बात करूं तो आप बताएं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, इसको आप याद कर लेंगे। और उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। कैसी होती है, घटती जाती है। आपके अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो यूपी में जो वर्षा होती है वो लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से, कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और ये वर्षा कहां से मिलती है, ये पानी कहां से मिलता है, बंगाल की खाड़ी से। ये पानी यहाँ जो आता है पूरा का पूरा यूपी के लिए वो बंगाली खाड़ी से आता है, जो कि 75% लगभग मिलता है, बारिश यहाँ 70 से 75% मिलता है। और 90% वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जो जलधाराएं होती हैं वो बंगाली खाड़ी से आती हैं आपके। और जून से सितंबर तक ये वर्षा हमारे यहाँ होती है। इस क्रम में मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको और अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से। इसके साथ ही इस क्लास का मैं समापन करूंगा, फिर मैं अगले चरण में आपको लेकर जाऊंगा यूपी स्पेशल के। जो यूपी में अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश होती है, और मानसून कब तक रहता है, मानसून रहता है जून से सितंबर तक। और मानसून हमारा 1 तारीख कहां आता है, केरल में आता है, मालाबार तट पर। कहां आता है, मालाबार तट पर आता है, लिख लेंगे, रट लेंगे 1 जून को। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मानसून हमारे यहाँ आता है। और अक्टूबर में मानसून लौटना स्टार्ट हो जाता है, तो बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं आपके। और लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। कहां होती है, कोरोमंडल तट पर, जो दक्षिण पूर्व में स्थित है तमिलनाडु में। और जब मानसून आता है उत्तर की ओर तो बारिश होती है दक्षिण पश्चिमी तट पर, यानी केरल में, यानी कि मालाबार तट पर, जो केरल में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, मालाबार तट, में बार बार जोर दे कह रहा हूं, मालाबार तट पर, जो कि केरल में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में आते हुए मानसून से। और जब मानसून लौटता है तो वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर, जो कि तमिलनाडु में है, वो दक्षिण पूर्व में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। और यूपी में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आ गया मैं यूपी पर, सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में, रट लेंगे इसको। और सबसे कम वर्षा होती है आपके मथुरा में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपी में सर्वाधिक औसत तापमान कहां का है, बुंदेलखंड का। कहां का है, बुंदेलखंड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया आपको यूपी इस स्पेशल की जो क्लास मैंने स्टार्ट कराई है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बार बार मैं कह रहा हूं आपसे, जब से मैंने सीरीज चालू कराई है, ये महत्वपूर्ण है। पैट के लिए स्पेशल एक सीरीज लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए, और वो शायद कल से आरंभ हो जाएगी आपके। इसके अलावा एसआई और सिपाही के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने और तैयार किए हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। और करंट अफेयर्स पर अभी 1-2 दिन के बाद मैं चर्चा करने वाला हूं, और मैं बताऊंगा आपको जीएस कैसे एक नशा है, और ये नशा लग जाता है तो फिर छूटता नहीं है आपको। ये बिल्कुल अफीम की तरह है। मैं कह दूं जीएस एक अफीम है तो मैं गलत नहीं हूं, आपको अभी नशा नहीं लगा है, लेकिन जैसे आपको जुनून लग जाएगा कि मुझे लगना ही लगना है, ऐसे मान लीजिए कि मुझे दिसंबर तक नौकरी लेनी है, लेनी है, लेनी है, इसलिए एक भी पार्ट को छोड़ेंगे नहीं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर दोबारा होगी इसी प्लेटफॉर्म पर, पढ़ाई की पंचायत पर, और मैं कुछ नए वीडियोज आपके लिए कल लेकर आऊंगा। आप सब लोग बने रहेंगे और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि ज्यादा लोगों का इससे भला हो सके। आप जिनसे जुड़े हुए हैं, आपके जो परिचय में, मेरी बातों को वहां तक पहुंचाइए। अगर ऐसा करेंगे तो आप भी इस कहीं ना कहीं पुण्य में भागीदार बनेंगे, क्योंकि मैं वही करा रहा हूं, सटीक और सही विश्लेषण जो एग्जाम के लिए जरूरी है। मैं ज्यादा फालतू बातें आपसे नहीं कर रहा हूं, टू द पॉइंट बता रहा हूं आपको बातें जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपने ये भी क्वेश्चन पढ़ लिए तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आप सब लोग जुड़े इस चैनल पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए आपके, और आप उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए
जो आपका ख्याल रखते हैं। इस बात को मैं इसलिए बोलता हूं कि जो हमारे हितों के ध्यान रखते हैं, हमारे हितों की पूर्ति करते हैं, हमें उनका ध्यान भी रखना चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, वो वट वृक्ष के समान है और वट वृक्ष की छांव में रहना ही उचित माना जाता है। उनका हम पर आशीर्वाद बने रहना चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद रहना चाहिए। लगे रहिए और कल मेरी फिर मुलाकात होगी आपसे। आपको प्रणाम, नमस्कार, खुश रहिए।